गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 की कीन्सियन अप्रोच के ASAD अप्रोच और सेविंग एंड इंटरेस्ट अप्रोच। आपको ध्यान होगा हमने इससे पहले क्लासिकल फ्रेमवर्क में ASAD अप्रोच और सेविंग एंड इंटरेस्ट अप्रोच वो कवर किए थे। आज हम कीन्सियन फ्रेमवर्क में कवर करेंगे इसको, और आज हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको वर्ड टू वर्ड थ्योरी में कवर कर रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय या उत्पादन का संतुलन स्तर। तो आप तो जानते ही हो आय या उत्पादन बराबर ही होते हैं, जितना उत्पादन होता है उतनी आय होती है। तो पहला पॉइंट है समग्र पूर्ति समग्र मांग दृष्टिकोण ASAD अप्रोच। परंपरावादी विचारधारा के विपरीत कीन्स का यह विचार है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता एक सामान्य विशेषता नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो। जबकि क्लासिकल ने क्या माना था, परंपरावादी अर्थशास्त्री ने क्या माना था कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है, जबकि कीन्स क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कीन्स के अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता तब भी हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होते, यानी कि आपके समग्र पूर्ति और समग्र मांग इनमें संतुलन तब भी हो सकता है जब पूर्ण रोजगार ना हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार संतुलन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार संतुलन, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति तो नहीं है लेकिन तब भी ASAD आपके बराबर हैं। इसके हम ग्राफ अगली वीडियो में कवर करेंगे। अतएव अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें संतुलन तो होता है, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर तो होती हैं, लेकिन सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, यानी आगे कुछ साधन बेरोजगार हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी AD और AS बराबर हैं लेकिन फिर भी पूर्ण रोजगार नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार संतुलन। अब हम पढ़ते हैं कीन्सियन विचारधारा में समग्र पूर्ति फलन। अच्छा, तो रोजगार के संदर्भ में समग्र पूर्ति फलन। कीन्स के अनुसार रोजगार के संदर्भ में समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई फलन जो है नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई रेखा है। यह रेखा आय के स्तर और रोजगार के स्तर को प्रकट करती है। इससे प्रकट होता है कि आय और उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि के अनुपात में होती है, यानी कि जितना आपका रोजगार बढ़ेगा उतनी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उतनी भी आपकी आय बढ़ेगी। और चित्र 7 में कीन्स द्वारा दिए गए समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई को प्रकट किया गया है। इस चित्र में OX अक्ष पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, और OY अक्ष पर क्या लिखा हुआ आपकी इनकम यानी कि आय। और आप देख पा रहे हो कि पहले आपका O से L गया रोजगार, तो O से G तक आपकी इनकम भी गई, फिर O से L1 तक गया, फिर आपकी O से S तक गई, जो ये प्रकट करता है कि जितना रोजगार बढ़ेगा उतनी ही उत्पादन बढ़ेगी और उतनी ही आपकी आय बढ़ेगी। इसीलिए AS को हम क्या बोलते हैं, Y भी कहते हैं। साइड में लिखा हुआ ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री एंगल रेखा है जो X अक्ष पर रोजगार और Y अक्ष पर आय के बीच स्पष्ट समरूपता के कारण है कि दोनों में समान रूपता है। आय और रोजगार एक ही चीज है। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम नीचे पढ़ते हैं। ग्राफ आपको क्लियर होगा, हमने क्लास में ग्राफ किए भी थे इसके, और वैसे अगली वीडियो में सारे ग्राफ क्लियर करूंगा अभी मैं इसके। अब लिखा हुआ है इसमें एग्रीगेट सप्लाई वक्र समग्र पूर्ति वक्र है। कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई को मूल बिंदु 0 से निकलने वाली तथा 45 डिग्री एंगल का कोण बनाने वाली सीधी रेखा के रूप में बताया है, जैसा कि चित्र 7 द्वारा स्पष्ट है। पहले बताया था कि इसने कि आय के स्तर को रोजगार के स्तर से इसने जोड़ा है, क्योंकि ये तकनीक को स्थिर मानता है। ठीक है, ये तकनीक को स्थिर मानता है। अतः आय और उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि के अनुपात में होती है। जब रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी।
इसीलिए जीरो से निकलने वाली सीधी रेखा को 45 डिग्री एंगल कोण बनाती है, जो ये प्रकट करती है कि इन दोनों में समानता है। ये समानता को प्रकट करती है। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आय और रोजगार बराबर हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जी बिंदु पर OL रोजगार, OL और OG ये दोनों बराबर हैं, OL और GL बराबर हैं। और H बिंदु पर OL1 और HL1 ये दोनों बराबर हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि इन दोनों में समानता है। अब नीचे पढ़ते हैं हम, एक अति आवश्यक मान्यता। कीन्स की यह भी मान्यता है कि एग्रीगेट सप्लाई फलन जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि एग्रीगेट सप्लाई में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो सकती। इसका मतलब केवल ये है कि एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ऊपर या नीचे क्यों नहीं सकता। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई वक्र पर संचलन संभव है, यानी कि यह बाएं से दाएं को संचलन क्या होगा, AS में वृद्धि को प्रकट करता है। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई रेखा बाएं से दाएं को शिफ्ट करेगी तो क्या होती है, वृद्धि को प्रकट करता है। यह वृद्धि रोजगार में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है, और दाएं से अगर बाएं जाएगा तो यह AS में कमी को प्रकट करता है, और ये कमी जो होती है रोजगार में होने वाली कमी के बराबर होती है। लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जाता, ये दाएं और बाएं आपका जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे बढ़ते हैं। इसमें एग्रीगेट सप्लाई का पूर्णतया लोचशील होना। एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा थी इस अप्रोच के अंदर, इसलिए मैं इसको वर्ड टू वर्ड कवर कर रहा हूँ थ्योरी से, और नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफ भी कवर करेंगे। विद्यार्थी नोट करें कि कीन्सियन विचारधारा के अनुसार जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक एग्रीगेट सप्लाई पूर्णतया लोचशील होती है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में AD में होने वाली वृद्धि के अनुरूप एग्रीगेट सप्लाई में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो आपकी बढ़ेगी ना, जिससे आपकी AS और AD ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और सामान्य कीमत स्तर पर कोई भी चेंज नहीं होता। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है पहला कि एग्रीगेट सप्लाई पूर्णतया लोचशील क्यों होती है, या बिना कीमत में परिवर्तन हुए एग्रीगेट सप्लाई में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जितना AD में, ऐसा क्यों। अब पढ़ते हैं ढंग से इसको। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बेरोजगारी की स्थिति होती है तब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पाई जाती है। यानी कि अगर बेरोजगारी है तो आपको प्रोडक्शन तो और करनी पड़ेगी, लेकिन आप प्राइस ज़्यादा हाई चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बेरोजगारी है ना, लोगों की इनकम ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से देंगे, तो प्राइस अधिक चार्ज नहीं कर सकती बेरोजगारी की स्थिति में। और सेकंड पॉइंट, जब उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग किया जाता है तब उत्पादन की लागत आपकी कांस्टेंट रहती है और कीमत भी आपकी स्थिर रहती है। ठीक है, यानी कि आप जो मजदूरी देते हो ना मजदूर को, वो लेने के लिए तैयार होता है क्योंकि बेरोजगारी थी, और अगर वो कम मजदूरी पे तैयार रहेगा तो प्राइस भी आपके कम ही रहते हैं या फिर कांस्टेंट रहते हैं। तो इसे बोलते हैं बेरोजगारी की स्थिति में प्राइस का कांस्टेंट होना। ठीक है, अब हम नीचे पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। कीन्सियन AS फलन के संदर्भ में कीमत स्तर में बिना किसी परिवर्तन के एग्रीगेट सप्लाई में परिवर्तन AD में परिवर्तन के अनुपात में होता है। यानी कि जितना चेंज आपके AD में होता है उतना ही चेंज आपके AS में भी होता है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई में स्थिर कीमत, प्राइस क्या होते हैं आपके कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस क्या होते हैं आपके इसमें कांस्टेंट। एग्रीगेट सप्लाई में स्थिर कीमत स्तर पर विस्तार होता है, या एग्रीगेट सप्लाई पूर्णतया लोचशील होती है। कीन्स के अनुसार कीमत स्तर इस कारण स्थिर रहता है क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रति इकाई उत्पादन लागत में परिवर्तन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि श्रम की कार्यकुशलता तो स्थिर रहती है, और तकनीकी स्थिरता के कारण जब मजदूरी दर आपकी स्थिर रहेगी, आप उनको मजदूरी कांस्टेंट दे रहे हो, ठीक है,
इसे तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं? मजदूरी कठोरता। स्थिर मजदूरी और स्थिर कीमत की स्थिति के कीन्स ने मजदूरी कीमत कठोरता की स्थिति कहा है। यानी कि यहाँ पर आपकी मजदूरी कीमत जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि आपकी बेरोजगारी की स्थिति होती है। आप उनको जो मजदूरी देते हो उस मजदूरी पे काम करने को वो तैयार होते हैं। इससे आपकी प्रति इकाई लागत जो है उसमें चेंज नहीं होता और इससे आपका प्राइस भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मजदूरी कीमत कठोरता है। आपने मजदूर को जो कीमत दी वो उस पर लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति थी। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे पढ़ते हैं। कीन्सियन विचारधारा में समग्र मांग फलन। कीन्सियन विचारधारा में समग्र मांग एडी, फलन उपभोग सी फलन और निवेश आई फलन का जोड़ है। ये तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो या तो हम उपभोग करेंगे उसका या फिर हम उसको निवेश करेंगे। अब नीचे ग्राफ देख पा रहे हो आप लोग। नीचे आपकी क्या लिखी हुई है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। यानी आप इसको आय बोलो, उत्पादन बोलो या रोजगार बोलो, तीनों एक ही बात होती है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट डिमांड। तो जैसा कि आप लोग जानते हो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई। ठीक है, तो जो कंजम्पशन होता है ये रेखा जो है इसका क्या मानना होता है कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपका उपभोग का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है, आई जो है, मैंने आपको बताया था ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये जो होती है हमेशा अर्थव्यवस्था में रहती ही रहती है, बताया था मैंने आपको क्लास में। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा रहती है और कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जबकि ये जो है ये क्या है? आपकी इनकम जिस प्रकार बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी उस प्रकार से ही बढ़ेगी। और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे सी और आई को तो आपकी एडी बन जाती है। ठीक है, बाकी हम नीचे पढ़ते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। चित्र 8 में ओ एक्स अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार तीनों एक ही बात होती है, उसको प्रकट किया गया है। और ओ वाई अक्ष पर समग्र मांग यानी कि उपभोग व्यय प्लस निवेश, इन दोनों जोड़ के बनती है एग्रीगेट डिमांड, उनको प्रकट किया गया है। आई ये क्या है? आपका निवेश वक्र, ये वाला जो है कांस्टेंट लाइन, ये क्या है? निवेश वक्र। यह एक क्षैतिज रेखा है क्योंकि कीन्स के अनुसार निवेश से अभिप्राय स्वतंत्र निवेश से है जो स्थिर माना गया है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है? आपका कांस्टेंट। और सीसी क्या है आपकी? ये उपभोग वक्र है जो आय के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ती है। अच्छा, और के क्या है? ये समग्र मांग वक्र है, सबसे ऊपर वाला। एडी जो है जो कि उपभोग यानी कि सी प्लस निवेश यानी आय, इन्वेस्टमेंट, आई जो है उपभोग और निवेश के जोड़ को प्रकट करती है। समग्र मांग वक्र भी आय और रोजगार में वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ती है। वो तो आप देख पा रहे हो कि आपकी इनकम जैसे यहाँ से बढ़ी है, आपकी एग्रीगेट डिमांड यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है। समग्र मांग वक्र के उपभोग वक्र सीसी के ऊपर तथा समानांतर है। यानी के वक्र जो है सबसे ऊपर वाला, ये जो है आपके सीसी के ऊपर है और सीसी के समान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें उपभोग व्यय के अलावा निवेश व्यय भी तो शामिल है, और निवेश व्यय क्या होता है? स्थिर होता है। तो जितना गैप आ रहा है इस निवेश का उतना गैप आता है आपका के और सी के बीच में। निवेश व्यय के स्थिर रहने के कारण ही समग्र मांग वक्र के उपभोग वक्र सीसी के समानांतर है। जितना आपका डिफरेंस आ रहा है आई और एक्स के बीच में, ये उतना ही फर्क आ रहा है आपके के और सी में। यही तो फर्क है आपका, तभी तो अंतर आया था इसमें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। हालांकि हम ये ग्राफ पिछले क्लास में कर चुके थे वैसे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आएगी तो हम ग्राफ कवर कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब नीचे पढ़ते हैं इसके अंदर। आय और रोजगार संतुलन का निर्धारण, समग्र पूर्ति, समग्र मांग का दृष्टिकोण। अब हम ASAD अप्रोच पढ़ने वाले हैं। कीन्सियन के थ्योरी तो हमने कवर कर ली, उसे टेबल पढ़ते हैं इसकी। आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण उस स्थिति में होता है जिसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं। यानी कि आय और रोजगार संतुलन तब होगा जब आपकी AD और AS बराबर होंगे। यानी कि आय और रोजगार का संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जिस पर आपकी AD कर्व और AS कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था।
चलो नीचे टेबल पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है आपकी रोजगार का स्तर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपके रोजगार का स्तर है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, अब अगर रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी या इनकम भी बढ़ेगी। इसीलिए आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60 और रोजगार बोलो यानी ये वाली चीज़ जो है और एग्रीगेट सप्लाई बोलो, ये दोनों तो बराबर ही होते हैं आमतौर पे, है ना। जितना रोजगार होगा उतनी आपकी उत्पादन होगा, उतनी समग्र पूर्ति होगी और उतनी आपकी आय होगी। एग्रीगेट डिमांड की बात करें जो कि सी और आई को जोड़कर आती है, इसमें पहले कितना है 20, यानी कि जब रोजगार 0 लेवल पर था तब भी लोग 20 की डिमांड कर रहे थे। ये क्या है आपका कांस्टेंट वाली आई रेखा जो थी आपकी, जो आपकी आई रेखा थी कांस्टेंट वाली, ये इसी को बता रहा है, ठीक है। जो 20 है यानी जब कुछ भी लोग काम नहीं कर रहे थे, जब बिल्कुल 0 है तब भी कुछ लोग 20 करोड़ की मांग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़, उन्हें अपनी आधारभूत अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करना ही करना है ना, इसीलिए वो इतनी मांग तो करेंगे। फिर आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 हुआ तो आपकी डिमांड भी बढ़ी यानी कि 25 हुई। फिर आपका 10 से 20 हुआ, फिर ये 25 से 30 हो गई और ऐसा देखते जा रहे हो 20 से 25, 25 से 30, 35, 40, 45, 50। आपने बात नोटिस की होगी कि एग्रीगेट डिमांड में जो इंक्रीज हो रही है वो 5-5 करोड़ से हो पा रहा है ना, 20 से 25, 25, 30, 30 से 35, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो। जबकि आपकी एग्रीगेट सप्लाई या इनकम जो है उसमें जो अंतर हो रहा है वो अंतर कितने से हो रहा है आपका 10-10 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या दिखाता है, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इनकम के कंपैरिजन में कम रेट से बढ़ती है, ठीक है। हमने क्या बोला, जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन जो मांग है वो इनकम की तुलना में कम रेट से बढ़ती है, और ये बात हमने पिछली क्लास में भी कवर की थी, ठीक है। और ये बात किसने बोली, ये बात, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो रोजगार का स्तर जो 40 है वहीं पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई है 40, और वहीं पर आपका जो क्या है समग्र मांग वो भी आपका 40 है, ठीक है, जो कि साफ साफ प्रकट कर रहा है कि ये संतुलन की अवस्था है। यानी यहाँ पर आपका ईडी और एएस दोनों बराबर हैं, 40 करोड़ और 40 करोड़ से क्या बोलते हैं संतुलन की अवस्था, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं हम। तालिका 1 से यह ज्ञात होता है कि आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण उस स्थिति में होगा जिसमें समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है, हमने तो ये जाना ही था। और तालिका 1 यानी ऊपर वाली टेबल, उससे क्या ज्ञात होता है कि संतुलन की स्थिति में 40,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, बिल्कुल, क्योंकि रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति 40 करोड़ और समग्र मांग 40 करोड़ दोनों बराबर हैं, ठीक है। आप नीचे ग्राफ देख पा रहे हो, नीचे क्या है आपका इनकम बोल लो या एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल लो या प्रोडक्शन बोल लो, एक ही बात है। और बाईं तरफ क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड। आपने लाइन खींची, एएस लाइन कैसे खींचते हो आप लोग, 0 से लेकर ऊपर तक हमने कवर किया ही था इसको, ठीक है। और एडी जो होती है वो हल्की से आपके ऊपर जाती है आपकी, क्योंकि ये जो आपका है 20 वाला, ये क्या है आपकी, ये क्या है कि 0 स्तर पर भी कुछ लोग मांग करते हैं ना, जो आई रेखा थी आपकी वो वाली रेखा है, ठीक है। और सी को जोड़ के फिर अब क्या बन गया आपकी एडी C+I, ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर ये काट रहे हैं आपस में 40-40, उसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला संतुलन का स्तर, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ पा रहे होंगे आप लोग। नीचे कवर करते हैं। चित्र 9 में OY अक्ष पर तो समग्र मांग है, बिल्कुल है, यहाँ पर समग्र आपकी मांग है, और OX अक्ष पर आय और रोजगार को प्रकट किया गया है। AX समग्र पूर्ति वक्र तथा समग्र मांग वक्र AD वो है। ये दोनों वक्र AS और AD एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि बिंदु E जो है वो संतुलन बिंदु है
जो अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार संतुलन को प्रकट कर रहा है। इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में 40,000 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा। यानी संतुलन की अवस्था में अर्थव्यवस्था में क्या दिखा रहा है, समग्र पूर्ति और समग्र मांग ये दोनों बराबर हैं। कितनी है, 40 करोड़। कितनी है, 40 करोड़। और ये आपकी 40,000 श्रमिक रोजगार के स्तर पर बराबर हैं ये। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं आप, AD इक्वल टू AS संतुलन की अवस्था। यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। तो नीचे कवर करते हैं। यदि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता ना हो, यहाँ से टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना है आपको। यदि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता ना हो, यानी कि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक या कम हो, तो अर्थव्यवस्था आय और रोजगार संतुलन में नहीं होती। यानी सिंपल से ये बोला, अगर आपके AD और AS बराबर नहीं है ना, तो आपको संतुलन की अवस्था नहीं होती। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में असंतुलन पाया जाएगा। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में बाजार प्रक्रिया में स्वयं ही इतना परिवर्तन होगा, अपने आप इतना परिवर्तन होगा, अपने आप ही, कि असंतुलन के स्थान पर संतुलन की स्थिति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर अपने आप हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाएगा। ठीक है, यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक या कम होती है, तो उसके एक दूसरे के समान होने की प्रक्रिया जो कि अपने आप होती है, वो कैसे होगी, वो हम नीचे पढ़ते हैं। हमने क्या समझा इस पैराग्राफ में, अगर आपकी AD और AS बराबर नहीं भी हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, असंतुलन। और ये अपने आप ही संतुलन की स्थिति कर लेंगे। अगर AD AS बराबर भी नहीं है, तब भी कुछ टाइम बाद AD AS आपके बराबर हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, उसको हम कवर करते हैं। यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक है, यानी AS ग्रेटर देन AD है, तो क्या होगा, यानी लोग डिमांड तो कम कर रहे हैं और प्रोडक्शन पूर्ति सप्लाई वो ठीक ठाक अच्छी खासी हो रही है, तो क्या होगा। यदि समग्र पूर्ति AS समग्र मांग AD से अधिक है, यानी AS ग्रेटर देन AD, तब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उनकी मांग से अधिक होने की पाई जाती है। यानी वस्तु और सेवाओं की पूर्ति जो है वो अधिक होगी और उनकी मांग तो बेसिकली कम है। अब सोचो ना एक बात, अगर मांग कम कर रहे हैं और पूर्ति अधिक है, इससे क्या होगा, लोग मांग अधिक कर रहे हैं, मांग कम कर रहे हैं, ठीक है, और पूर्ति उत्पादन वो अधिक हो रहा है, इससे कुछ वस्तुएं बिना बिके नहीं रह जाएंगी, है ना। अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो मैं सामान तो बिना बिके रह जाएगा। इस गैर जरूरी स्टॉक को समाप्त करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, उत्पादन में कटौती करेगा कि भाई मेरा सामान बिना बिके रह जाएगा, खराब हो जाएगा, इससे मुझे प्रोडक्शन कम करनी चाहिए। और अगर प्रोडक्शन कम करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति में भी कमी आएगी, और समग्र पूर्ति में कमी आने से क्या होगा, AS और AD आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम है, डिमांड अधिक कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो क्या होगा। यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम है, तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उनकी मांग से कम होने की पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर मांग जो बेसिकली अधिक है और पूर्ति आपकी कम है। अब सोचो एक बात, अगर लोग मांग अधिक कर रहे हैं, ऐसे में वर्तमान स्टॉक की बिक्री तो हो जाएगी, सारा माल उनका बिक जाएगा, क्योंकि मांग तो लोग अधिक कर रहे हैं। और इच्छित स्टॉक फिर से इकट्ठा करने के लिए उत्पादक वर्ग आगामी वर्ष में अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे। यानी अगर उनको पता है कि लोग डिमांड अधिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में वो और प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन और करेंगे, और अगर प्रोडक्शन और करेंगे तो आपके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, और AS आपकी बढ़ेगी तो दोबारा से AS और AD बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमने क्या समझा, अगर आप किसी कारणवश AS और AD बराबर भी नहीं है, तब भी ये अपने आप बराबर हो जाते हैं। ठीक है, नीचे बॉक्स पढ़ते हैं एक बार। जहाँ AD और AS दोनों बराबर हैं, वहाँ ही संतुलन क्यों होता है, क्योंकि इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है ना, वे सारा बिक जाता है, और उत्पादकों को बिना बिके स्टॉक यानी अनावश्यक पूर्ति और स्टॉक की कमी यानी मांग के असंतुष्ट रह जाने के कारण हानि सहन
नहीं करनी पड़ती, यानी कि जितनी लोग मांग कर रहे हैं उतनी मैं पूर्ति भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, ना ही लोगों की मांग कम हो रही, यानी कि ना ही लोग असंतुष्ट हो रहे, और ना ही मेरा माल जो है वो एक्स्ट्रा में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, जितना वो मांग कर रहे हैं उतने मेरा माल बिक भी रहा है, ना मुझे हानि हो रही, ठीक है, और ना ही ग्राहक असंतुष्ट हो रहा। अच्छा, जब एस इज इक्वल टू AD होती है तब उत्पादकों के वास्तविक स्टॉक जितना उनके पास है, बेचने के तैयार हैं वो, और उत्पादकों के वांछित स्टॉक जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हमने इस टाइम क्या कवर करा? हमने कवर करा कीन्सियन अप्रोच की AS और AD अप्रोच करी हमने, और हमने जाना AS AD में कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार होगा ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी AS और AD बराबर भी हो सकते हैं और आपकी बेरोजगारी भी हो सकती है। हमने इसमें ये भी जाना कि आपके ADS बराबर होंगे तो संतुलन की अवस्था हम इसको बोलते हैं, और अगर किसी कारणवश ADS बराबर नहीं भी हैं तो अर्थव्यवस्था अपने आप ही ADS को बराबर कर लेती है। ठीक है, और हमने ये जाना कि उत्पादन, आय, रोजगार तीनों बराबर होते हैं, और AD क्या होती है आपकी? C प्लस I होती है। I जो होती है वो क्या होती है? एट द इनकम ऑफ जीरो, यानी जीरो स्तर पर भी जब रोजगार नहीं है तब भी कुछ लोग मांग करते हैं जो आपकी कांस्टेंट रहती है। और कंजम्पशन जो होती है वो क्या होती है? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। और हमने क्या जाना कि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम रेट से बढ़ेगी जितना आपकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, इनकम की तुलना में एग्रीगेट डिमांड कम रेट से बढ़ती है। ठीक है, हमने कवर कर लिया AS AD अप्रोच। ठीक है, अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये और कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम कवर करते हैं इसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कीन्स के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण उस स्थिति में होता है जिसमें बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि संतुलन के संदर्भ में बचत और निवेश सही पर्याय क्या है? आयोजित या प्रायोजित बचत तथा आयोजित या प्रायोजित निवेश है। इनका अर्थ वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश नहीं है, यानी बेसिकली ये प्लान्ड है, ये प्लानिंग वाली होती है, एक्चुअल नहीं है ये, है ना। हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम इतनी सेविंग करेंगे और इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस अनुसार ले रहे हैं हम। तो नीचे लिखा हुआ है इसमें आय और रोजगार संतुलन का निर्धारण बचत और निवेश दृष्टिकोण। अब नीचे टेबल देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें इनकम कितनी लिखी हुई है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कंजम्पशन C क्या है आपकी? 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, ये आपकी C है। आप देख पा रहे हो कि आपकी कंजम्पशन बढ़ तो रही है लेकिन इनकम के कंपैरिजन में कम रेट से बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 10-10 करोड़ से बढ़ रही है और आपकी C जो है 500 करोड़ से बढ़ रही है। अच्छा, आप लोग सेविंग कैसे निकालते हो? इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि 0 माइनस 10। ठीक है, 0 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? -10, है ना। फिर आप घटाओगे 10 में से 15 तो क्या आएगा? -5। फिर 20 में से 20 फिर आएगा 0। ऐसे ही 30 में से 25 और 40 में से 30। ठीक है, फिर 10 आया, 50 में से 35, 15 आया, 60 में से 40 गया, 20 आया। ठीक है, और ये क्या है आपकी फोर्थ वाली चीज़ कॉलम? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इधर ने पढ़ा ही था हमने कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके हमेशा कांस्टेंट रहती है एट द इनकम ऑफ 0। ठीक है, 10 इसी तरह समान रहेगी। चलो, तो हमने ही जाना कि शुरुआत में आपकी जो सेविंग है ना वो नेगेटिव थी। ठीक है, फिर आपकी सेविंग 0 हुई, फिर आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हो गई। ठीक है, तो तालिका 2 से यह ज्ञात होता है कि आय का संतुलन 40 उस अवस्था में निर्धारित होगा जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 10 और 10। अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ बचत और निवेश दोनों 10-10 जो हैं आपके बराबर ही हैं। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपके बराबर हैं। ठीक है, अच्छा चलो नीचे पढ़ते हैं हम। संतुलन उस अवस्था में होगा जब S = I होगा, यानी 10 करोड़, और आय का संतुलन स्तर कितना है आपका? 40 करोड़।
40 करोड़ है ना संतुलन स्तर आपका ये वाला, ठीक है। नीचे ग्राफ कवर करते हैं इसका एक बार। नीचे क्या लिखा है आपका, इनकम या आउटपुट, और बाएं तरफ क्या लगा हुआ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नीचे कवर करते हैं। चित्र 10 में ओ एक्स अक्ष पर आय या उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर बचत या निवेश को प्रकट किया गया है। आई जो है ये क्या है आपकी निवेश की लाइन है ना, हमने देखी थी हमने ये वाली, ये आपकी निवेश की लाइन है ये वाली, ठीक है। और एस जो है वो आपकी सेविंग की लाइन है, बचत वक्र है ये वाली, ठीक है। तो निवेश वक्र आई एक क्षैतिज रेखा है, क्योंकि ये स्वतंत्र निवेश को प्रकट कर रही है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, इतनी डिमांड तो होती है, इन्वेस्टमेंट तो होती है। एस वक्र प्रारंभिक बिंदु नीचे से शुरू हो रहा है, इससे यह प्रकट होता है कि बिंदु ओ से एस तक बचत जो है आपकी कैसी है, धनात्मक है ना। ओ से एस तक आपकी बचत जो है ऋणात्मक है, हाँ ऋणात्मक है आपकी। ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे आपकी ये जो लाइन है ये वाली, ये ओ से लेकर एस तक ये आपकी ऋणात्मक है, -5 और -10, ठीक है। और बिंदु ए जो है वो आपका 0 हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। और इसके बाद यह धनात्मक होनी शुरू हो गई है। बिंदु ई क्या है आपका, संतुलन बिंदु, क्योंकि इस बिंदु पर निवेश वक्र और बचत दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए बिंदु हम ई क्या बोले, संतुलन की अवस्था। यहाँ पर आप आएगा संतुलन 40 करोड़ पर होगा, ठीक है। अब यदि आयोजित बचत और आयोजित निवेश यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो या बचत निवेश से अधिक हो या कम हो, तो अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन की स्थिति नहीं पाई जाएगी। इसने ही पिछले वाले की तरह बोला कि अगर आपके एस और आई बराबर नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे उसको, असंतुलन, क्या बोलोगे, असंतुलन। लेकिन यह अर्थव्यवस्था में अपने आप ही ठीक हो भी जाएगा ASAD की तरह, ठीक है, जिससे बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जिस प्रकार एस और AD बराबर नहीं होते तभी अपने बराबर वो हो जाते हैं, उसी प्रकार एस और आई अपने बराबर हो जाएंगे। अब बराबर कैसे होंगे इसे और कवर करते हैं, बस लास्ट टॉपिक क्या हमारा ये, यदि बचत निवेश से अधिक हो यानी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा। यदि आपकी सेविंग निवेश से अधिक होगी तो सेविंग कहाँ से निकल कर आई है आपकी, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी उत्पादन का स्तर जो होगा वो खर्चे के स्तर से अधिक होगा, ठीक है। और जैसा कि चित्र 11 में बिंदु आर पर दिखाया गया है, आर क्या दिखा रहा है कि यहाँ आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। बचत के निवेश से अधिक होने से क्या मतलब होता है कि क्रेता वस्तुओं के क्रय पर उतना खर्च नहीं करते जितना उत्पादकों ने निवेश कर रखा है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे यानी हम अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, तो हम वस्तु सेवाओं पर तो खर्च कर ही नहीं रहे, और अगर हम खर्च ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे परिणामतः कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह जाएंगी, है ना। अगर हम सेविंग अधिक करेंगे तो हम वस्तु खरीदेंगे नहीं, तो इससे कुछ वस्तु बिना बिके रह जाएंगी। और इस स्थिति में निपटने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, आगामी वर्ष में कम उत्पादन की योजना बनाएगा। ASAD वाले कंसेप्ट बिल्कुल, कि अगर हम वस्तु खरीदेंगे नहीं तो वस्तु बिना बिके रह जाएंगी, और इससे प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो सेविंग भी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे बराबर आपकी फिर लास्ट में हो जाएंगी, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ASAD वाला कंसेप्ट है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। नीचे पढ़ते हैं एक बार, अगर आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या होगा। बचत का निवेश से कम होना इस बात का संकेत करता है कि आयोजित खर्च आयोजित उत्पादन स्तर से अधिक है, यानी लोग खर्च अधिक कर रहे हैं, ठीक है, और सेविंग इतनी नहीं हो पा रही। जैसा कि चित्र 11 में जी बिंदु पर दिखाया गया है, जी बिंदु पर, ठीक है ना, ये बिंदु जो है, ठीक है। इस बिंदु जी पर बचत वक्र निवेश वक्र के नीचे है, बिल्कुल है, आपकी सेविंग की लाइन जो है इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल नीचे ही है, ठीक है। बचत का निवेश से कम होना एक ऐसी स्थिति को संकेत करता है जिसमें क्रेताओं द्वारा खर्च की योजना उत्पादकों द्वारा निवेश की योजना से अधिक होती है।
यानी कि लोग खर्च अधिक कर रहे हैं और उत्पादकों ने इतना निवेश किया भी नहीं है ना। ऐसे में क्या होगा, देखो अगर लोग डिमांड अधिक कर रहे हैं, पैसा अधिक खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, उत्पादक क्या करेगा, वो अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगा और बाजार में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक जो है वो अधिक निवेश की योजना बनाएगा। अच्छा, जब अधिक निवेश की योजना बनाएगा तो उत्पादन आपका बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी बचत भी बढ़ेगी और ये तब तक बढ़ेगी जब तक ऐश्वर्य आपके बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो हमने क्या जाना, यह स्वतः समायोजन प्रणाली है, सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म है, यानी कि आपकी एस ज़्यादा हो एडी से, एस कम हो एडी से, एस ज़्यादा हो आई से, या एस आपका कम हो आई से, ठीक है, कुछ भी हो, ये स्वतः अपने आप समायोजन प्रणाली यानी अपने आप खुद को समय ठीक कर लेती हैं। जब भी संतुलन एस ए डी हो बराबर हो या एस और आई बराबर हो तो उसमें क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था, और उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तब बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो होती है ना, इससे अपने आप ठीक कर देती हैं। ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, ये अपने आप एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं। अब नीचे जो है ग्राफ बना रखे हैं इसने ए एस ए डी के, जो हमने अभी ऊपर देखे थे, और एस और आई के। ठीक है, और वहीं पर आपकी संतुलन की अवस्था जो है 40 करोड़ वाली आपकी बराबर मिल पा रही है। ठीक है, यानी क्यू बिंदु जो है यहाँ पर आपकी ए एस ए डी बराबर है और एस और आई भी बराबर है। ओ एल जो है ये वाला, इस पे आय, उत्पादन, रोजगार, इनका संतुलन का स्तर बराबर है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया इसका मल्टीपल टाइम देखना, क्योंकि इस टॉपिक में थ्योरी आपकी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाना बेहतर समझा। अब आगे आपके ग्राफ वगैरह आएंगे, उन ग्राफ को हम ढंग से सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और प्रैक्टिस करते रहें इन सब टॉपिक्स की। कोई डाउट हो तो पूछ लें, मल्टीपल टाइम वीडियो देखें, पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ओके बच्चों, थैंक्स।